नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव की, जिन्होंने चुनाव को देखते हुए यूपी के 75 जिलों के लिए खास प्लान बनाया है, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया है। बताएंगे आपको अखिलेश की रणनीति। फिर दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की, जो मीटिंग के दौरान योगी के मंत्री पर खूब बरसे, तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात बदायूं की, जहां मदरसे के साथ मारपीट की खबर सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर चौथी खबर में बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की, जिन्होंने नेपाल हिंसा को लेकर टिप्पणी की, साथ ही भारत को लेकर भी आशंका जताई है। तो क्या बोले शंकराचार्य, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने चुनाव से पहले एक और रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव ने 75 जिलों के लिए एक लोकल मैनिफेस्टो बनाया है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी यूपी के 75 जिलों के लिए अलग अलग लोकल मैनिफेस्टो बनाएगी, जिसकी शुरुआत आगरा, हाथरस और मथुरा से होगी। सपा का कहना है कि ये योजना हर जिले के खास मुद्दों को हल करेगी, जैसे सामाजिक भेदभाव, बेरोजगारी, भूमि माफिया, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं और किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं की समस्याएं। अब सुनने में तो ये मैनिफेस्टो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है कि वाह क्या ही बना दिया अखिलेश जी, लेकिन आपको बता दूं कि हमेशा की तरह ये रणनीति भी कॉपी की गई है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह का मैनिफेस्टो बनाया था, जिससे दिल्ली के 70 पॉइंट को कवर करने की रणनीति थी, लेकिन वो पूरी तरह फेल साबित हुआ, क्योंकि 70 जिलों को मैनिफेस्टो के रूप में बनाना, सर्वे करना बहुत मुश्किल है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उनकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा ही अभी बिखरा हुआ है। अभी तो वो सिर्फ ऐसी रणनीति की बात कर रहे हैं। एक जिले की समस्या सुनना, समझना, सर्वे करना, ये तो मेहनत का काम है, और अखिलेश यादव तो ऐसे ही मेहनत से भागते रहते हैं। उदाहरण के लिए 2022 के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ की नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव हार गए। इससे पहले भी मैनिफेस्टो उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। और इस सबको अगर हटाकर भी बात करें, तो सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव राज्य से नजर हटाकर आखिर जिले की ओर क्यों देख रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अखिलेश यादव को भी पता है कि उनके पास भाजपा को साधने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो राज्य के मुद्दों को देखे, इसीलिए अब गले कूचे की रणनीति बना रहे हैं, जो सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर फेल नजर आती दिख रही है। अब भाजपा क्या कुछ पलटवार करती है सपा की सो कॉल्ड रणनीति की, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो राहुल गांधी से जुड़ी है। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान दिशा की बैठक में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से उनकी तीखी बहस हो गई। राहुल ने बैठक की अध्यक्षता की और डॉक्टरों की कमी, किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना पर सवाल उठाए, लेकिन बहस तब गर्म हो गई जब राहुल ने कहा कि मीटिंग मैं चेयर कर रहा हूं, अगर आपको कुछ कहना है तो पहले पूछिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। इस पर दिनेश प्रताप सिंह भड़क गए और बोले कि आप अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। आप तो खुद स्पीकर की बात नहीं मानते। ये पूरा वाक्य वायरल हो गया है और मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। आप भी तीखी बहस की वीडियो देखिए। ऐसा थोड़ी ना, it has to go through chair. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। आप ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे मैं परिधि के बाहर कोई जाएगा, तो आपको कहना कि I would like to speak, I would like to speak. ना, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं कैसे गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये परिधि में है। राहुल गांधी का ये व्यवहार उनकी राजनीतिक नासमझी को दिखाता है। एक सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें मीटिंग में शालीनता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मंत्री को धमकाने जैसा
रवैया अपनाया। ये उनकी कमजोरी है कि वो बहस को संभाल नहीं पाते और विरोधियों को दबाने की कोशिश करते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने सही कहा कि राहुल खुद संसद में स्पीकर के निर्देश नहीं मानते। हाल के सत्रों में हंगामे के कारण उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा। राहुल की ये हरकत उनकी अपरिपक्वता को उजागर करती है। ये घटना दिखाती है कि राहुल मुद्दों पर बहस करने के बजाय व्यक्तिगत हमले करते हैं। बीजेपी ने इसे राहुल की ड्रामा क्वीन वाली छवि कहा, जो कांग्रेस को और नीचे ले जा रही है। राहुल का ये रवैया उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है। अगर वो ऐसे ही विवाद करते रहे तो कांग्रेस को 2027 में और नुकसान होगा। राहुल को अपनी रणनीति सुधारनी होगी, वरना पार्टी और कमजोर होगी। अब इस मीटिंग बहस को भाजपा कैसे भुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बदायूं के एक मदरसे से जुड़ी है। बदायूं के मोहल्ला कबूलपुरा में एक मदरसे में शिक्षिका ने छात्रा आयशा को बेरहमी से पीट दिया। आयशा याकूब की बेटी बिना बताए मदरसे से चली गई थी। गुस्से में शिक्षिका ने लोहे की रॉड से उसे इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गई। आयशा जैसे तैसे घर पहुंची और परिवार को बताया। परिवार ने उसे जिला अस्पताल ले जाया। परिवार का कहना है कि शिक्षिका का व्यवहार पहले से सख्त था, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। उन्होंने कहा कि जिले में कई मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं और बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव होता है। पुलिस ने कहा कि अभी तहरीर नहीं मिली, लेकिन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। यह घटना मदरसों की गंभीर समस्याओं को सामने लाती है। कई मदरसों में बच्चों के साथ हिंसा होती है। शिक्षक बिना सोचे समझे बच्चों को पीटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बदायूं जैसे इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आई है। जैसे बेंगलुरु में एक 11 साल की लड़की को शिक्षक ने पीटा और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगे। महाराष्ट्र में भी एक बच्चे को लाठी से मारा गया क्योंकि वो सबक याद नहीं करके आया था। केरल में भी एक छात्र को लोहे की रॉड से जलाया गया। बदायूं में पहले भी अश्लील कृत्यों में मामले सामने आए हैं। ये मदरसे शिक्षा के नाम पर जंगल राज चला रहे हैं, जहां बच्चों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं। सरकार को इन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ ही बिना मान्यता वाले मदरसों को बंद करना होगा और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं बढ़ेगी और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से जुड़ी है। उन्होंने भारत को लेकर एक गंभीर भविष्यवाणी की है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने नेपाल में हुई हिंसा पर चिंता जताई। नेपाल में गौ हत्या के वीडियो वायरल होने के बाद वहां विद्रोह भड़क गया, जिसके चलते सरकार तक गिर गई। शंकराचार्य ने कहा कि नेपाल में गौ हत्या के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले गए। लोगों ने इसे देखा तो उनके मन में पाप का डर पैदा हुआ। जब सोशल मीडिया बैन किया गया तो लोगों ने सरकार को ही उखाड़ फेंका। उन्होंने नेपाल के गोरखा रेजिमेंट को गौरक्षक बताया और कहा कि भारत की सुरक्षा नेपाल पर निर्भर थी, लेकिन अब संबंध कमजोर हो गए हैं। शंकराचार्य ने भारत के लिए चेतावनी दी। बांग्लादेश और श्रीलंका की घटनाओं से भारत ने सबक नहीं लिया। यहाँ लोग ठोकर खाने के बाद भी सतर्क नहीं होते। उन्होंने भारत में भी विद्रोह की आशंका जताई। ये चेतावनी बताती है कि भारत में कुछ गंभीर हो सकता है। नेपाल की तरह गौ हत्या और धार्मिक मुद्दे यहाँ भी भड़क सकते हैं। नेपाल में जेएनजी के प्रदर्शनों से हिंसा फैली और भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ रही है। शंकराचार्य ने राजतंत्र की मांग की, जो लोकतंत्र पर सवाल उठाती है। भारत में सोशल मीडिया पर धार्मिक वीडियो वायरल हो सकते हैं, जो लोगों में गुस्सा पैदा कर सकते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका की घटनाएं सबक है, लेकिन भारत अभी सतर्क नहीं है। हाल ही में महाकुंभ 2025 की तैयारियों में शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की थी, जो गौ हत्या पर सख्ती का संकेत है। अगर भारत में धार्मिक तनाव बढ़ा तो हालत बिगड़ सकते हैं। नेपाल की अस्थिरता भारत की सीमा सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। शंकराचार्य की ये भविष्यवाणी चेतावनी है कि सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, वरना भारत में भी विद्रोह का खतरा मंडरा सकता है। अब उनकी भविष्यवाणी कितनी सही होती है और सरकार इस पर क्या करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।